बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैदान इस वक्त पूरी तरह फ़लस्तीनी जाबाजों के हाथ में है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गाज़ा को इजरायली फ़ौज का कब्रिस्तान बनाने के मंसूबे का आगाज़ कर दिया और इजरायली फ़ौज को तारीख के एक और बड़े जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमास की क़यादत ने अमन मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे सारे इसराइल में सिर्फ खौफ का आलम है, जबकि दूसरी तरफ लाखों की तादाद में इसराइलियों की ज़हनी हालत मुतासर होने की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो अमेरिका की तरफ से चाइना की मदद मांगना और मिन्नत समाजत करना बेकार चला गया। यमनी हौसियों ने अमेरिका के जहाजों को समुद्र बुर्द करना शुरू कर दिया। यमनी हौसियों के हमले के खिलाफ अमेरिका ने चीन से मदद की दरख्वास्त की थी। अमेरिका ने अब मिडल ईस्ट के तनाज़े से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका शाम से अपनी अफवाज बुला रहा है। अब अमेरिका को इसराइल से ज्यादा अपनी सलामती की फिक्र लगी, क्योंकि ईरान तुर्की के साथ मिलकर अरब वर्ल्ड को कंट्रोल करने के मिशन का आगाज कर चुका है। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। मैदान इस वक्त तक पूरी तरह फलस्तीनी जांबाजों के हाथ में है। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने गाजा को इसराइली फौज का कब्रिस्तान बनाने के मंसूबे का आगाज कर दिया और इसराइली फौज को तारीख के एक और बड़े जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमास की क़यादत ने अमन मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। तो फलस्तीनी तंजीम के सीनियर रहनुमा खालिद मिशाल ने अपने एक बयान में दो रियासती हल को मुस्तरद करते हुए कहा कि वह आज़ाद और मजबूत फलस्तीनी रियासत के क़याम से कम किसी मुआहदे पर बात नहीं करेंगे। खालिद मिशाल ने आज़ाद बैतुल मक़दस को के अज़म को दोहराते हुए कहा कि फ़लस्तीन हमेशा से एक रियासत था और रहेगा, इसलिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जुल्म और अमन मुज़ाकरात एक साथ चल नहीं सकते। तो अगर इजरायली हुकूमत अमन में दिलचस्पी रखती है तो पहले उसको गाज़ा के अंदर जारियत को रोकना होगा, बसूरत दीगर मुज़ाहमत जारी रखी जाएगी और हम अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम हैं। इससे फ़लस्तीन की आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत से कम सूरत बात ही नहीं होगी। दूसरी जानिब गाजा के अंदर इजरायली फौज बुरी तरह फंसी हुई है। जिन इलाकों में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, वहां दोबारा से हमास के एहलकारों ने कब्जा करके कंट्रोल हासिल कर ली है और सिक्योरिटी के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि गाजा के अंदर इजरायली फौज की जानी नुकसान में यकदम तेजी आ गई है। गुज़िश्ता रोज फलस्तीनी मुजाहिदीन के एक हमले में 24 फौजियों की हलाकत के बाद आज फिर इसराइल के लिए दूसरा खूनी दिन था, जिसमें फलस्तीनी मुजाहिदीन की एक कार्रवाई में 25 इसराइली फौजी जहन्नुम ट्रांसफर हो गए बगैर वीजा के। 4 महीनों की लगातार कार्रवाई के बाद फलस्तीनी तंजीमों की किसी भी सलाहियत में कमी नहीं आ सकी। उल्टा फलस्तीनी तंजीमों की सलाहियत में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है और इस वक्त इसराइल के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं है। फलस्तीनी तंजीम के जानलेवा हमलों और कार्रवाइयों ने इसराइली फौजियों और शहरियों को ज़हनी मरीज बना दिया और 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक कमोबेश 10 लाख इसराइलियों ने ज़हनी दबाव का शिकार होने के बारे आगाह किया है। इसराइली रिहायशियों को हर वक्त अब यही फिक्र लाक है कि किसी वक्त भी कोई रॉकेट या फलस्तीनी जांबाज उन्हें इसराइल के अंदर भी किसी भी जगह निशाना बना सकते हैं। जबकि अब इस तरह के केसेस इसराइली फौज में भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि फौजियों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी कल आने वाला है। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि 17 जजेस का पैनल इसराइल के खिलाफ दरखास्त का फैसला सुनाएगा। अदालत का फैसला इसराइल के खिलाफ मुकदमे का हतमी फैसला नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आर्जी इकदामात की इस्तदा की थी और आलमी अदालत इंसाफ का फैसला 26 जनवरी जुमे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। तो जनूबी अफ्रीका की दरखास्त में कहा गया था कि अदालत करार दे कि इसराइल गाजा में नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गाजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने का हुक्म दे। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जबालिया कैंप में भी रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया गया। तो फलस्तीनी मुजामतकारों ने भी जवाबी वार किए, जिसमें एक इसराइली ड्रोन तैयारा जबकि कई टैंक और बुलडोजर्स तबाह हो गए। दूसरी जानिब शुमाली गाजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल पर भूख से 5 लाख फलस्तीनियों की जान को खतरा लाहक हो गए। उधर इटली ने गाजा में इसराइली हमलों में जख्मी 100 फलस्तीनी बच्चों का इलाज कराने का ऐलान किया और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक बयान में कहा है कि इस्लामी ममालिक की तरफ से गाजा में जंग बंदी का मुतालबा गुमराह कौन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक को जंग बंदी की वकालत करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इनके बस के बाहर है, बल्कि तमाम इस्लामिक ममालिक को वो इकदाम करने चाहिए कि जो इनके इख्तियार में है। अली खामेनेई का कहना था कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि सियोनी हुकूमत के साथ अपने सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करें और इस हुकूमत की मदद न करें। तो हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ ऐसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है, यानी कि लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर इसराइली इलाकों पर शदीद शेलिंग की है, लेकिन अब की बार की जाने वाली शेलिंग और इस्तेमाल किए जाने वाला असला इसराइल की सरप्राइज था, जिससे इसराइल की डर की भी वजह मालूम होती है, क्योंकि इसराइल हिज़्बुल्लाह से इतना खौफज़दा था। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के सरहदी इलाकों में शेलिंग के लिए फॉस्फोरस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इसराइल के सिक्योरिटी इदारों में शदीद बेचैनी फैल गई है कि लेबनानी तंजीम के पास इतना ताकतवर और मौलिक असला मौजूद है। इसराइली रिहायशी
پہلے ہی حزب اللہ کے خوف سے سرحدی علاقوں کو خالی کر چکے اور واپس آباد ہونے کو تیار نہیں. تو اسرائیل اس وقت چاروں شانے چپ نظر آتا ہے کیونکہ امریکی فوج سے جو توقع کی جا رہی تھی امریکن فوج ویسی کارکردگی دکھا نہیں سک رہی ہے. امریکن فوج اور امریکہ سوائے اپنا اسلحہ بیچنے کے اسرائیل کی ابھی تک اور کوئی مدد نہیں کر سکا بلکہ الٹا پھنس گیا ہے. اسرائیل اس وقت پوری طرح لیبنان، فلسطین اور یمنی تنظیموں کے نرکے میں، اور ان تنظیموں کی کوشش ہے وہ ایک بسکٹ بھی اسرائیل نہ پہنچنے دیں. تو اسرائیل کو سامان پہنچانے اور بحریہ جہازوں کی حفاظت کے چکر میں امریکہ خود اب غیر محفوظ ہو چکا ہے. ریڈ سی کے اندر اس وقت ایک صورتحال گمبھیر ہے جو امریکہ کو مجبوراً چائنا کے دروازے پہ دستخط دینی پڑی. یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے امریکی حکام نے چائنا کے اعلیٰ قیادت سے رابطہ کر کے کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جن تنظیموں کے پیچھے خود چائنا کھڑا ہو وہ تنظیمیں چائنی مفادات کو آسان بنا رہی ہوں، چائنا انہیں منع کیسے کر سکتا ہے؟ امریکہ کی اس حرکت کے بعد یمنی حوثیوں کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ امریکہ اس وقت کتنا بے بس ہے. تو انہوں نے فوراً ریڈ سی کے اندر امریکن فوج کو اپنے ہاتھوں لیا اور یمنی حوثیوں کی تازہ کارروائیوں میں امریکن بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ امریکن فوج پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئی ہے. تو یمنی حوثیوں نے سمندر کے اندر بغیر انسانوں کی کشتیاں اتاری جو کہ جنگی صلاحیت کے حوالے سے منفرد اقدام ہے. امریکن بحری جہاز جیسی ان کشتیوں سے ٹکرائیں گے ان کا کام تمام ہو جائے گا. لہٰذا معلوم یوں ہو رہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ ریڈ سی کے اندر ڈوبتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ امریکہ تو خیر نکل جائے گا، اس نقصان کو بھی ہضم کر لے گا. برطانیہ کا کیا بنے گا، وہ کس گنتی میں آئے گا؟ یورپین یونین سے پہلے الگ ہو چکا ہے، بریکسٹ ہو چکا ہے، رشیا ایک درد سر بنا ہوا ہے، مہنگائی وہاں پہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ایسے میں نہ تو دنیا میں برطانیہ کو کوئی مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کے جہاز میں اسلحے کے درمیان سے گزرتے ہوئی تصویروں پر اب ندامت کے خلاف علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں بچا کہ یہ واحد شخص تھا جو ہستے سمیت خود بھی اسرائیل کی مدد کو پہنچا. کو بہرحال اب بھگتو. امریکہ نے اب مڈل ایسٹ کے تنازع سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور امریکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. امریکہ شام سے اپنی افواج بلا رہا ہے. امریکہ کو اسرائیل سے زیادہ اپنی سلامتی کی فکر ہے کیونکہ ایران ترکی کے ساتھ مل کر عرب ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے نئے مشن کا آغاز کر چکا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرب علاقوں کے اندر ترکی اور ایران کی دلچسپی ایک جیسی ہے. عرب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہ کبھی ترکی کے رہے نہ ایران کے. شام، عراق سمیت دیگر علاقوں میں بھی ترکی کی دلچسپی اور ایران کی بھی، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی موجودگی دونوں کی راہ میں رکاوٹ ہے جسے دور کرنے کے لیے ایرانی صدر اس وقت ترکی کا بہت ہی اہم دورہ کر رہے ہیں، جس میں ترکی کو رشیا، چائنا اور ایران کے اتحادی بلاک میں شامل ہونے پہ قائل کریں گے کیونکہ روس ترکی کو پہلے ہی اس اتحاد میں شمولیت کی دعوت دے چکا ہے. تو اگر ٹرکی اس اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو یورپ کو گھیرے میں لینے کا روسی خواب پورا ہو جائے گا اور یورپ سے بدلہ لینے کا ترکی کو بھی سنہرا موقع مل جائے گا، جبکہ ایران کو مڈل ایسٹ میں ترکی جیسی بڑی قوت کی حمایت کرنے اس سے اس کی اپنی پوزیشن بھی مضبوط ہو جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود ملیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.